गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बारे में हमने पहले पढ़ा था। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की जो कमियां रही उनको दूर करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई। इसको बेथे और वॉन ब्लैक ने 1930s में उसी टाइम पीरियड में लगभग प्रपोज किया जबकि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी आई थी, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी बाद में हुई। ये थ्योरी प्योरली कैटायन और जो केंद्रीय धातु परमाणु है और लिगेंड है उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। इसको इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑर्बिटल इंटरेक्शन के अंदर ऑर्बिटल इंटरेक्शन को नहीं समझाती। ये मानकर चलते हैं कि इसके अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु है और जो लिगेंड है उनके बीच में केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन काम कर रही है, क्योंकि धातु परमाणु और लिगेंड एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये थ्योरी बहुत सक्सेसफुल रही, स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये ट्रांजिशन मेटल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जिसमें कि ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा शामिल था उसको समझा पाई और इनके कलर्स को समझा पाई, जहाँ पर कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी फेल हुई थी। इसको समझने से पहले एक बार हम फिर से इन ज्योमेट्रीज के बारे में देखेंगे। ये हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर जो हमारे 6 लिगेंड है वो एक क्यूब के फेस के सेंटर के ऊपर है और हमारा जो धातु परमाणु है वो क्यूब के सेंटर में है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर इस क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर्स के ऊपर हम लिगेंड को रख दें तो जहाँ ये लिगेंड ज्वाइन करेंगे सेंटर में वो हमारे धातु आयन की स्थिति होगी और इस तरीके से एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का निर्माण होगा। यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर हमारा जो लिगेंड है वो क्यूब के फेस पर है और टेट्राहेड्रल के अंदर ये क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर्स के। ये डी ऑर्बिटल्स की शेप है जिसके आधार पर हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो ऑर्बिटल जो कि एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस पे सीधे पड़ रहे हैं, जिनकी लोब्स एक्सिस के ऊपर आ रही है, वो हमारे डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स हैं। इसके अलावा ये 3 ऑर्बिटल्स डी एक्स जेड, वाई जेड एंड जेड एक्स जो है वो एक्सिस, इनकी लोब्स एक्सिस के बीच में पड़ती है, एक्सिस के ऊपर नहीं पड़ती है। इस आधार पर हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जब इन शेप को हम क्यूब के उसमें देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो हमारे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हैं इनकी लोब्स एक्सिस के ऊपर पड़ती है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर ये लिगेंड के करीब होते हैं। सिमिलरली जो हमारे दूसरा वाला सेट था जिसमें एक्स जेड, वाई जेड एंड जेड एक्स ऑर्बिटल्स थे उनकी लोब्स लिगेंड से कंपेरेटिवली दूर होती है। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये वाली लोब्स लिगेंड से थोड़ी सी दूर है। जैसा कि हमने माना कि प्योरली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है और इसके अंदर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है तो जब लिगेंड ऑर्बिटल समझ लीजिए कि अनंत दूरी से मेटल को अप्रोच कर रहा है, उसकी तरफ आ रहे हैं, एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से इसको अगर हम समझते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है वो इसके साथ में इंटरेक्ट करेंगे। शुरू में जब एक आइसोलेटेड मेटल आयन था उसके अंदर डी जेनरेट और डी ऑर्बिटल्स थे, यानी कि पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी, जो अभी हमने 5 डी ऑर्बिटल देखे उनकी एनर्जी एक जैसी थी, उनमें कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन जब ये लिगेंड फील्ड सराउंडेड होते हैं, यानी कि पॉइंट चार्जेस से बना हुआ ये लिगेंड जब एक मेटल आयन को अप्रोच करता है एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर, तो ये डी ऑर्बिटल अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं उसके साथ में। ऑब्वियसली डी ऑर्बिटल्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के साथ में उसकी इंटरेक्शन होगी। कौन सी इंटरेक्शन होगी? रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा। उस प्रतिकर्षण की वजह से इनकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगर हमारा जो लिगेंड फील्ड है वो ऑक्टाहेड्रल ना होकर के सिमेट्रिकल होता, चारों तरफ से एक जैसा होता, स्फेरिकल फील्ड होता, उस कंडीशन में डी ऑर्बिटल्स एक ही तरीके से करते और सबकी ऊर्जा बढ़ जाती। लेकिन हमारा जो लिगेंड है वो लिगेंड जो है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसकी एनर्जी में इस तरीके से चेंज होगा। इस डायग्राम की मदद से हम उसे बता सकते हैं। ये हमारा फ्री आयन है। इस फ्री आयन को जब हम ये मान के चलते हैं कि अगर स्फेरिकल फील्ड होता है तो पांचों डी ऑर्बिटल हाई एनर्जी के हो जाते हैं बट रहते एक ही लेवल पे। इसको हम कहते हैं बेरी सेंटर। बट चूंकि लिगेंड हमारा ऑक्टाहेड्रल है तो उसके अंदर फर्दर डिवीजन होता है। जो लिगेंड
जो डी ऑर्बिटल्स लिगेंड के सीधे कांटेक्ट में आ रहे हैं, सीधे उसके इंटरेक्शन में आ रहे हैं, वो हायर एनर्जी के हो जाएंगे, जिसमें हमारे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल शामिल है। चूँकि ये हायर एनर्जी के हुए, इनकी प्रतिकर्षण की वजह से इनकी ऊर्जा में वृद्धि हुई। बेरी सेंटर को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी कंजर्व करने के लिए रिमेनिंग 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो लोअर एनर्जी के हो जाएंगे। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे को 2 सेट डी ऑर्बिटल्स के मिलते हैं, 3 लोअर एनर्जी के जिसमें डी एक्स जेड, वाई जेड एंड एक्स जेड ऑर्बिटल शामिल हैं, और 2 हायर एनर्जी के जिसके अंदर डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल शामिल हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्रीज को देखें तो इसके आधार पर हम इनको T2G और EG 2 सेट में डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं T2G, यहाँ पे T का मतलब है ट्रिपली डीजेनरेट, यानी कि ये तीनों डी ऑर्बिटल अभी भी डीजेनरेट है, बट इनकी डीजेनरेसी है 3, इसलिए हमने यह T सिंबल यूज़ किया है। यहाँ पे हम जो EG की बात कर रहे हैं, यहाँ पे E सिंबल बताता है कि 2 ऐसे ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी सेम है। अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं G एक सिंबल है जिसको हम कहते हैं गैरेट। इसका मतलब होता है कि जिस ज्योमेट्री की, जिस सिमेट्री की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आप सभी जानते हैं एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, यानी कि उस पॉइंट से अगर हम पूरे मॉलिक्यूल को इन्वर्ट कर दें तो उसकी ज्योमेट्री या वो कोई नया स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसलिए उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आगे आप देखेंगे कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे हम इस सिंबल को यूज़ नहीं करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो उसकी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है या उसकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि ये डी ऑर्बिटल्स को 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर एनर्जी लेवल्स में डिवाइड करती है। तो हमारे पास वो डी ऑर्बिटल जो पहले एक ही एनर्जी के थे, अब हमारे पास 2 एनर्जी के ऑर्बिटल्स हमें मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं इनके बीच में जो ये एनर्जी डिफरेंस है इसको हम डेल्टा ओ से दिखाते हैं। ये डेल्टा ओ जो है बताता है कि कितना ये एक यूनिट है जो ये बताता है कि कितनी स्प्लिटिंग इसके अंदर हुई है। इसको एक यूनिट की तरह यूज़ करेंगे। हम ये देख रहे हैं इन ऑर्बिटल्स के अंदर डिफरेंस, तो बेरी सेंटर से जो हमारे T2G ऑर्बिटल है ये 0.4 डेल्टा ओ नीचे हैं। सिमिलरली जो EG ऑर्बिटल्स हैं ये बेरी सेंटर से 0.6 डेल्टा ओ ऊपर हैं, यानी कि हायर एनर्जी के हैं। अब जो भी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट था अब इन ऑर्बिटल्स में फिल होगा, जैसे कि अपन बाकी ऑर्बिटल्स एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को देखते हैं, वो इसी रूल्स को फॉलो करते हुए इसमें आएंगे। पहले हमारी T2G ऑर्बिटल भरेंगे, फिर EG ऑर्बिटल्स भरेंगे, और इस तरीके से हमारे को 2 एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। इन 2 एनर्जी लेवल्स का मिलना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि इन ऑर्बिटल्स के अंदर हम बता सकते हैं कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मिलने पर T2G से EG में जा सकता है, जहाँ पे ये अपनी ऊर्जा का अवशोषण करेगा और कॉम्प्लेक्स को कलर प्रदान करेगा अगर वो विजिबल रीजन में है, नहीं तो वो उसके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में बताता है। अब बात होती है कि इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो बेथिक ने ये बताया कि ये जो क्रिस्टल फील्ड की वजह से डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग हुई, जिससे ये लोअर एनर्जी के हो गए, और लोअर एनर्जी के होने की वजह से इनको जब ये लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएंगे तो इनको स्टेबलाइजेशन होगा, क्योंकि ये बेरी सेंटर से नीचे गए हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में जाएंगे इनको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो सिस्टम हायर एनर्जी का होगा। आप कितने इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है, किस ऑर्बिटल में है, उसके आधार पर हमारे को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी या तो सिस्टम से निकलेगी, अदरवाइज उतनी ही रहेगी। तो हमारे को क्रिस्टल को इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है उसको इसमें फ़ायदा होगा एनर्जी का, मतलब वो एनर्जी निकालेगा, और उस निकलने वाली एनर्जी को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्योंकि वो क्रिस्टल फील्ड में ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की वजह से निकल रही है, और इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE। CFSE को कैलकुलेट करने के लिए जैसा हमने बताया, जब T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा तो 0.4 डेल्टा ओ एनर्जी निकलेगी, एंड जब EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 0.6 डेल्टा ओ एनर्जी हमें उसे देनी पड़ेगी। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम CFSE को कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेट एनर्जी कितनी हो रही है।
है 0.4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल माइनस 0.6 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल डेल्टा O। ये हमारी CFSE की वैल्यू होगी और ये CFSE होती है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को बताती है। सपोज हमारे पास D5 केस है, 5 इलेक्ट्रॉन है D ऑर्बिटल्स में, तो उनके लिए सबसे पहली संभावना तो यह है कि पांचों अलग अलग ऑर्बिटल में आ गए। ये डेल्टा O की वैल्यू बहुत स्मॉल है, स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं हुई है। तो उस कंडीशन में जितनी 3 इलेक्ट्रॉन जब T2g ऑर्बिटल में गए तो जो एनर्जी का सिस्टम को जितनी एनर्जी निकली उतना Eg ऑर्बिटल में जाने से उसकी कंज्यूम हो गई, तो नेट CFSE इज 0। तो इस हम कह सकते हैं कि जो D5 केस है जिसमें कि चारों D ऑर्बिटल्स इक्वली ऑक्यूपाई है, वो स्फेरिकल फील्ड की तरह बिहेव करेगा, जैसा कि हमारा बेरी सेंटर वाला। एक एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ हेक्साक्रो टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर आप देखते हैं कि ये हमारे को एब्जॉर्प्शन पीक दिखाई दे रहा है। ये पीक बताता है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ है कि D1 स्टेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जो T2g ऑर्बिटल से Eg ऑर्बिटल में जाएगा, तो वो जो सिग्नल है वो उसी की वजह से हमें मिला है। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डेल्टा O को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला होता है नेचर ऑफ मेटल आयन, क्योंकि हमने बताया कि सेंट्रल मेटल आयन जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। जितना उसके ऊपर चार्ज होगा, जितना बड़ा होगा, मतलब चार्ज डेंसिटी जिस तरीके से होगी उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा डेल्टा O। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑब्वियसली जब चार्ज की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैटर करेगी। नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द मेटल आयन, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लिगेंड्स चेंज हो जाएंगे, तो लिगेंड फील्ड की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली चेंज होगी। ऑक्टाहेड्रल में 4 होंगे, ऑक्टाहेड्रल में 6 होंगे, टेट्राहेड्रल में 4 होंगे। फिर नेचर ऑफ लिगेंड्स भी डिपेंड करेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जितने भी, मतलब हमने ये मान लिया कि मेटल हम अभी एक ही लेते हैं और उसके साथ में अगर जितने भी लिगेंड्स उनको लगाएं तो डेल्टा O की वैल्यू कितनी आएगी, इसके आधार पर हम इन लिगेंड्स को बढ़ते हुए लिगेंड फील्ड के क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं तो हमारे को ये एक सीरीज़ मिलती है। इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सेस के स्पेक्ट्रा जो है उनके ऊपर बेस्ड है, जो एक्चुअली में स्पेक्ट्रा हमें मिलते हैं, जिससे हम बताते हैं कि T2g और Eg ऑर्बिटल के अंदर कितना डिफरेंस है, उसके आधार पर हमने इसको बनाया है। तो इस सीरीज़ में हम देखते हैं कि जो सबसे कम डेल्टा O वाले हैं, यानी कि जिनकी लिगेंड फील्ड कम क्रिएट करते हैं, जिनकी फील्ड स्ट्रेंथ कम है, वो शुरू में आ जाते हैं, जिसमें आयोडाइड, ब्रोमाइड, थायोसाइनेट, क्लोराइड लिगेंड है, ये सारे होते हैं। फिर नाइट्रोजन वाले लिगेंड्स आते हैं। फिर नाइट्रोजन के बाद हम देखते हैं सबसे हायर साइड पे वो लिगेंड्स हैं जिनके अंदर की पाई बॉन्डिंग हो रही है। मीन्स अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जो स्टार्टिंग वाली पोस्टुलेट थी कि हम इनको पॉइंट चार्जेस मानते हुए कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, तो यहाँ हम थोड़ा सा डिफरेंस ये देख रहे हैं कि जो चार्ज वाले या हैलाइड आयन जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है वो तो वीक फील्ड पे जा रहे हैं, और वो लिगेंड जो कि न्यूट्रल हैं बट पाई बॉन्डिंग है वो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड पे जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जो कि कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्ग साइबर है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बेसिस पे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे हम कुछ चीज़ें देखते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देखते हैं। तो हम देखते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे कि क्रोमियम के फ्लोराइड के साथ में, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, और अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ में, और साइनाइड आयन के साथ में। तो हम देखते हैं कि डेल्टा O की वैल्यू हमारे को बढ़ते हुए क्रम में मिल रही है, यानी कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसी के अकॉर्डिंग हमारे को इन कॉम्प्लेक्सेस के लिए डेल्टा O की वैल्यू मिल रही है। जो सिमिलर लिगेंड जिनके अंदर डोनर एटम एक ही है, जैसे कि OH माइनस, C2O4 2 माइनस, H2O, जिनमें डोनर एटम हमारा ऑक्सीजन ही है, अमोनिया, एथिलीन, डायमीन, पिरिडाइन, फिनेंथ्रोलिन, इन सब में जहाँ पे नाइट्रोजन डोनर है, ये लगभग पास में है, एक ग्रुप में है सीरीज़ के अंदर। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या डेल्टा O की वैल्यू है वो डोनर एटम के नेचर पे डिपेंड कर रही है।
मेटल आयन की बात करें, जैसे यहाँ देख रहे हैं आयरन का एक्वो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +2 में डेल्टा O की वैल्यू कम है +3 के कंपैरिजन में, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पे, चार्ज बढ़ने पे, चार्ज डेंसिटी बढ़ने पर O की वैल्यू में वृद्धि हो रही है। अगर हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की सीरीज़ को देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ को देखें, तो हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर अगर सब कुछ सेम रखें, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखें, लिगैंड सेम रखें, नंबर ऑफ लिगैंड सेम रखें, तो ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ में ऊपर से यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में जब हम मूव करेंगे तो डेल्टा O की वैल्यू में वृद्धि होती है। कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम कॉम्प्लेक्सेस हैं, अमोनिया के साथ में अमीन कॉम्प्लेक्स है, इसमें ही रहे। तो डेल्टा O की वैल्यू, कोई लिगेंड डेल्टा O की कितनी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, उसके आधार पर हम कॉम्प्लेक्सेस को लिगेंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस वो लिगेंड बनाते हैं जिनकी फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस वो लिगेंड्स बनाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस वो लिगेंड्स बनाते हैं जिनकी फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है, यानी कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के जो शुरू वाले लिगेंड्स हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। जैसे जैसे फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, डेल्टा O की वैल्यू में वृद्धि होती है, डेल्टा O की वैल्यू में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर के ईजी ऑर्बिटल में प्रमोट करने के बजाय वो नीचे ही पेयर अप हो जाते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण होता है। अब हाई स्पिन लो स्पिन क्या होता है, अगर हम बात करें जैसे कि D1, D2, D3 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन हमारा T2G ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा। अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन यानी कि D4 केस होता है तो चौथे इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो T2G में ही एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो जाए एक ऑर्बिटल में, या फिर वो EG ऑर्बिटल में प्रमोट हो जाए। जब वो इसके साथ में पेयर अप होता है T2G ऑर्बिटल में तो उस कंडीशन में उसको पेयरिंग एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अगर वो ऊपर के EG ऑर्बिटल में जाता है तो उसको उतनी एनर्जी गेन करनी पड़ती है, यानी कि 0.6 डेल्टा O एनर्जी उसको खर्च करनी पड़ती है। दोनों केसेस के अंदर एनर्जी खर्च हो रही है, यानी कि वो CFSE में से माइनस होगी। अब देखने वाली बात है, अगर डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है तब तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, अगर डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा है तो वो नीचे ही पेयर अप हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगा डेल्टा O के ऊपर। डेल्टा O की वैल्यू डिपेंड करेगी लिगेंड फील्ड के ऊपर। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं जो शुरू में हैं, जिनके लिए डेल्टा O की वैल्यू कम होती है, वो तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे क्योंकि उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, पेयरिंग के कंपैरिजन में ऊपर जाने में कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अगर तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण होगा, स्पिन उतनी ही रह जाएगी जितनी कि फ्री आयन के अंदर थी। लेकिन अगर डेल्टा O की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो पेयर अप हो जाएगा नीचे, पेयरिंग में उसे कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और इस तरीके से वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का बनाएगा। फ्री आयन की तुलना में कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, जिससे कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में उतनी ही रह जाएगी, लेकिन उतनी ही भी जब हम D5 की बात करते हैं तो D5 में भी ये सिचुएशन आएगी कि हाई स्पिन के केस में तो उतनी ही रह जाएगी, लेकिन लो स्पिन के केस में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। D6 के केस में ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी कि पहले तो हाई स्पिन के अंदर पहले पांचों D ऑर्बिटल भरे जाएंगे, फिर छठा इसके अंदर पेयर अप हो जाएगा जैसे कि फ्री आयन में होता है, लेकिन यहाँ पर ये पहले सारे के सारे नीचे पेयर अप हो जाएंगे और ये जो कि पैरामैग्नेटिक होता उसकी जगह डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली D7 में भी ये सिचुएशन हमारे को मिलेगी और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स जो हमारे D7 तक तो यही कंडीशन रहेगी कि फ्री आयन और कॉम्प्लेक्स के अंदर हाई स्पिन एंड लो स्पिन के अंदर फ़र्क आएगा। लेकिन अगर हम D8 में देखें तो D8 में हमारे लिए वही सिचुएशन रहेगी, चाहे वो हाई फील्ड हो या वो
स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो हमारा लिगेंड, तो हमारे को यही कॉम्प्लेक्स बनेंगे, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा और D10 जो होगा उसके लिए CFSC की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारे कुछ कॉम्प्लेक्सेस के ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को या इनके कलर्स को जो है वो एक्सप्लेन करती है। इसकी ड्रॉबैक्स देखें तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक तो इसकी स्टार्टिंग उसमें है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है, जो कि गलत है। फिर ये ESR स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड होती है, जो फर्दर इंटरेक्ट करते हैं उसके अंदर ये हाइपरफाइन स्प्लिटिंग को नहीं समझाती है। ये लिगेंड के ऊपर कोई जोर नहीं देती है, क्योंकि ये तो बताती है कि कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, कुछ वीक फील्ड होते हैं, लेकिन ये इस बात पे कोई एम्फेसिस नहीं देती है, इसका कोई भी सजेशन नहीं देती है कि क्यों कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, कुछ लिगेंड वीक फील्ड होते हैं। इनको हम फिर अब नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।